signal. Right, you're watching me, Rajiv K. Bajaj, and of course the name of the program is Inside Story on Lemon News. यहाँ आप मुझे देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर. प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और आप देख रहे हैं हमको लेमन न्यूज़ पर. जी हाँ, लेमन न्यूज़ अकेला अनोखा वही चैनल जो असल में आपकी बात करता है. सिर्फ आप ही की बात नहीं, जो असल में सच की बात करता है. यानी हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन सुनने को मिलेगा जो ज़्यादातर किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा. और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये कोई गर्व की बात नहीं है मेरे लिए. ये ना ये गर्व की बात है ना खुशी की बात है मेरे लिए, बल्कि बड़ी अफसोस की बात है कि आज की तारीख में जो वास्तविकता में डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. आज कोई भी गरीबी की बात नहीं कर रहा है. इट इज़ नाउ बिकम अनफैशनेबल टू स्पीक अबाउट द पुअर एज इफ द पुअर डोंट एग्जिस्ट. It has become unfashionable to speak about the lower middle class. It has become unfashionable to speak about subsidies. It has become unfashionable to speak about welfare. आज अगर एक पार्टी थोड़ा बहुत बात कर रही है गरीबों के बारे में, लोअर मिडिल क्लास के बारे में, लोगों की मदद करने के बारे में, तो वो आम आदमी पार्टी है. अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, और हम सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका समर्थन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने का स्वागत जरूर किया था ये सोच करके कि जल्द से जल्द आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हम लोगों ने ये सोचा था कि मुंबई शहर, जो कि बार बार आर्थिक राजधानी कह के सबकी जबान थक गई, सब लोग थक गए बोल बोल के, आर्थिक राजधानी हिंदुस्तान की आज की तारीख में ठप पड़ी है. जितने भी बिल्डिंग साइट्स हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हैं. सब की सब ठप पड़ी हैं. कोई ना निर्णय हुआ ना कुछ हुआ. लैंड एक्विजिशन एक्ट आप पास नहीं कर सके, इसलिए आपने ज़मीन अधिग्रहण ऑर्डिनेंस पास कर दिया. उस ज़मीन अधिग्रहण ऑर्डिनेंस के तहत आज की तारीख में आपको कोई हक नहीं है अपनी ज़मीन के ऊपर. अगर ये तय हो गया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें मॉल भी हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है, 5 स्टार होटल भी हो सकता है, आपकी जमीन गई. और जो भी इसका विरोध कर रहा है, यह कहा जाता है कि यह एंटी प्रोग्रेस है, यह एंटी डेवलपमेंट है. इसी तरह दिल्ली में आज की तारीख में आदरणीय सम्मानीय किरण बेदी जी को पैराशूट द्वारा ऊपर से लेकर के आ गए और यह कह दिया कि यह हमारी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हैं. क्या भारतीय जनता पार्टी में, मैं ये जानना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी रिटायर हो गए, सुषमा स्वराज जी रिटायर हो गई, वीके गोयल साहब नहीं रहे, आदरणीय जगदीश मुखी जी जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, जिन्होंने अपना हर तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, क्या जगदीश मुखी जी वो भी रिटायर हो गए? ये तो काडर बेस्ड पार्टी है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसकी रीढ़ की हड्डी हो वो पार्टी है. उसमें जो 4 दिन से आई हुई हैं आदरणीय किरण बेदी जी, बड़ा आदर है उनका, अच्छी पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी, वो आज मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की. अजीबो गरीब मसला है. और इसी के बारे में बात करने के लिए थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे दिल्ली से जेपी अग्रवाल जी. आज की तारीख में मराठे साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड ऑफ कोर्स Pradeep and I are here. And by the way, we can also tell you at 6:30 we will talk about Mr. Lodha. That's right, we will talk about, has the Bharatiya Janata Party become a safe haven for all the frauds, for everybody? What is really going on over here? Why is the Bharatiya Janata Party providing security, a safe haven for all those people who have been accused of financial frauds and other things? इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं जेपी अग्रवाल जी. जेपी अग्रवाल जी नमस्कार. जेपी अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं सर, लेमन न्यूज से, आरकेबी शो से आरकेबी बोल रहा हूं. नमस्कार सर. जी बजाज साहब. जेपी अग्रवाल साहब, जहां तक के दिल्ली के चुनाव का प्रश्न है, इस बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आपके मुताबिक? सर, कोई भी चुनाव होता है वो एक चुनौती के समान होता है और मेहनत
लगती है उसमें, जी और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जी हाँ हम कमजोर नहीं है, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत जी पुराना इतिहास है, जी, हमने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं, दुरुस्त बात है। तो इसलिए, और हमारे काम दिखते हैं। जी अगर आप दिल्ली का नक्शा देखो 15 साल में, तो हर व्यक्ति कहता है जी कि दिल्ली का चेहरा और स्वरूप बदला है। जी तो हम कहीं कमजोर नहीं है जी। और खूब ताकत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जेपी अग्रवाल साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है, और मैं एक बार फिर बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब हैं। जेपी अग्रवाल साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि 15 बरस में शीला दीक्षित जी की जो सरकार रही, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के बदला, सुधार हुआ, सौंदर्यकरण हुआ दिल्ली का, और दिल्ली में जो जो बदलाव आया, जो जो इंप्रूवमेंट आई, पिछले चुनाव में यह देखा गया कि आप लोग अपने बारे में ठीक तरीके से लोगों तक संदेश नहीं पहुंचा पाए। क्या इस बार आप सफल होंगे लोगों को यह बताने के लिए कि भाई देख लीजिए, हमें भी आपने देख लिया है, और 7 महीने की ये 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देख लिया है? क्या इस बार सफल होगी कांग्रेस पार्टी? सर बजाज साहब जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी बात बता नहीं पाए, ये राजधानी है, जी या एक एक घर में टेलीविजन लगा हुआ है और अखबार जाते हैं। जी दिल्ली में जो स्वरूप बदला है, ये कमरे के अंदर नहीं बदला, जी सड़क पे बदला है। जी अनऑथराइज कॉलोनी में काम हुए हैं, झुग्गियों में काम हुए हैं, फ्लाईओवर बने हैं, मेट्रो बनी है, बड़ी बड़ी सड़कें, रिंग रेलवे। तो ये क्या हुआ है? अगर ये कोई बंद आंखों से लोग थोड़ी देख रहे थे, दुरुस्त सबने बात है। देखा उसको। जी हम जो चुनाव हारे, हम झूठ के मुकाबले चुनाव हारे। जी लोगों ने ये कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। जी लोगों ने ये कहा कि साहब हम आपको बिजली के दाम आधे करके दे देंगे, पानी मुफ्त दे देंगे, जी और 50 किस्म के वायदे उन्होंने लोगों से करे, जी जिस बात के ऊपर लोग आ गए जी और हम हार गए। जी। तो जो झूठे वायदे से हम चुनाव हारे हैं, कोई अपने काम से चुनाव थोड़ी हारे हैं। क्या अगर इस बार प्रधानमंत्री- झूठे वादों का पर्दाफाश हो गया? ये जानना चाह रहे हैं। सर बजाज साहब, जी। अगर रामलीला मैदान में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो जी कि मैं 2022 तक सारे झुग्गी वालों को मकान बनाकर दे दूंगा, जी क्या वो दिखा सकते हैं कि गुजरात में सारे मकान बन गए, कोई झुग्गी वाला नहीं है? जी क्या मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार है, कोई झुग्गी वाला नहीं है? जी क्या झारखंड में कोई झुग्गी वाला नहीं है? क्या राजस्थान में कोई झुग्गी वाला नहीं है? जी तो अगर देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है, जी तो उसके मुकाबले हम काम कर रहे हैं ना। जी। और जेपी अग्रवाल साहब, दिल्ली दूसरी भी- बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरी समझ में, अब हो सकता है कि आप डिसएग्री करें, मैं भी असल में दिल्ली वाला ही हूं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर सामने आता है वो ये है कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय बाबा रामदेव जी हो, बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व हो, सबने कहा था कि 100 दिन के भीतर काला धन पूरा वापस आ जाएगा, और हर हिंदुस्तानी के खाते में अगर काला धन वापस आ गया तो 15 लाख रुपए होंगे। तो जेपी अग्रवाल साहब, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं? तो वही तो अग्रवाल मैं साहब। आपसे कह रहा हूँ सर, हम जो चुनाव लड़ रहे थे, जी आप खुद इस बात को मान रहे हैं, झूठ के मुकाबले चुनाव लड़ रहे थे। जी इन्होंने कोई हमारी नीतिगत परिवर्तन आज तक एक भी नहीं कर पाए। हमारी 65 साल की सरकार के द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज एक भी नहीं बदल पाई है। जी। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये झूठ बोल के चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और किरण बेदी जी के आने की वजह से, उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने की वजह से, क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? सर, उन्होंने जब इनकी प्रधानमंत्री की रामलीला मैदान की रैली फेल हो गई, जी उसके बाद इन्होंने अपने जो दिल्ली वाले नेता हैं, उन सबको इकट्ठा करके डस्टबिन में गिर दिया जी कि तुम्हारी ये कीमत है, और उसके ऊपर एक पुलिस वाले को लाके बैठा दिया, जी जिसकी कभी भी विचारधारा किसी भी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से नहीं मिली। जी वो तो डंडे के जोर पर पुलिस वाली बनी रही। जी तो आज वही सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के फैसलों की गुंजाइश है? हम तो जी। खुद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व और नेता नहीं है, जी। और वही उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई आपके समर्थन से। इस बार शीला दीक्षित जी ने यह कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तो हम सपोर्ट कर नहीं सकते, बट आम आदमी पार्टी इज अ मोर नेचुरल एलाई, ऐसा उन्होंने कहा।
शीला दीक्षित को किसी ने अधिकृत नहीं किया कोई बयान देने के लिए। जी वो हमारी कोई पदाधिकारी भी नहीं है और उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जी नंबर 2, हम किसी को समर्थन करने वाले नहीं है, हमारी खुद की सरकार बनेगी। क्या बात है नंबर जनाब। 3, जी जो आप पार्टी है, जी ये आप पार्टी ने जो झूठ बोले थे उस बिना पर ये सरकार में आए थे और आज भी बदस्तूर केजरीवाल साहब जगह जगह झूठी बोल रहे हैं। जी कोई काम करा हुआ तो नहीं दिखा पा रहे हैं ना। एक बदलाव की लहर चल रही थी, उस लहर में हम मार खा गए, लेकिन हम चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। जेपी अग्रवाल साहब, आखिरी सवाल ये है, आपके मुताबिक क्या वो बदलाव की लहर अब खत्म हो गई है? अब वो बदलाव की लहर नहीं होगी क्या? सर, कोई भी चुनाव चुनौती होता है सर। मैं ये कहने के मैं ये कहूँ, मैं को जोशी हूँ, फैसले बता दूंगा, मैं वो मानने को तैयार नहीं जी हूँ। हमें अगर कोई चुनाव लड़ना है पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, नतीजा कुछ भी हो। Right, Mr. JP Agrawal, thank you very much for talking to us. Great pleasure Okay. talking to you. Thank you so Thank you much. very much. Thank you. That was Mr. JP Agrawal of चांदनी चौक। बात करते हुए, जैसा कि अक्सर बात करते हैं, मराठे साहब आप बताएं, जिस प्रकार अभी जेपी अग्रवाल साहब ने कहा कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल करके, झूठे वादे करके आप 28 सीटें लेकर के आए। आपके मुताबिक इस बार क्या आपकी सीटें बढ़ने वाली हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल हमारी सीटें बढ़ने वाली है। इसके कुछ 2-3 कारण हैं। एक तो ऐसा है कि पिछली बार जो 28 सीटें हमारी आई थी और जो एमएलए चुनकर आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है दिल्ली में। उस 28 के 28 एमएलए फिर से चुनकर आएंगे, ऐसा मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस है और बाकी रिपोर्ट भी यही बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आउटर दिल्ली है, जो रूरल एरियाज़ है दिल्ली के, वहाँ पे हम आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से इनरोड्स किए हैं। तो पिछली बार जो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था आउटर दिल्ली के एरिया, वो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ And what do you have to say about Kiran Bedi coming in? I mean, parachuting in, you get a leader in from somewhere outside, and Kiran Bedi comes in, and it is almost as if the Bharatiya Janata Party does not have a leadership. It does reveal a certain lack of leadership in the Bharatiya Janata Party, in the Delhi unit especially. And it's a sad state of affairs. I don't need to comment on their internal affairs, but it's very clear now that they have to import leaders from other parties. In fact, they have now become a B team of the Aam Aadmi Party. All the leaders who have one expelled leader of the Aam Aadmi Party, they have taken him in. One Shazia Ilmi who had left the party has been taken in. So basically, they're betraying a sense that they have nobody to project against the extremely credible a person of integrity like Arvind Kejriwal. They have no one to project to challenge the kind of politics that Aam Aadmi Party represents. Pradeep, would you And agree that with is that? Would you agree with that? You've been with the BJP. The fact remains that as far as the BJP is concerned, the BJP never ever used to do this. भारतीय जनता पार्टी कभी ये काम नहीं करती थी। मुझे अब तक याद है जब कांग्रेस अलग अलग फिल्म स्टार्स को लाती थी कैंपेन करने के लिए या टिकट दिए जाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत मजाक उड़ता था उसका कि देखिए इनके पास कोई है नहीं। इस प्रकार से बात हुआ करती थी। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है, जिस वही चीज़ें कर रही है जिन चीज़ों के लिए वो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करती थी कि हाई कमांड कल्चर है कांग्रेस में, हाई कमांड कल्चर है इधर उधर, जो सोनिया गांधी जी कहेंगी, जो राहुल गांधी कहेंगे, जो युवराज कहेंगे, जो बेटे की सरकार कहेगी, जो माँ बेटे की जो मंशा होगी वही होगा। आज की तारीख में किसकी मंशा है? किरण बेदी जी को लाना, वहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना, ये किसकी मंशा है? ये हाई कमांड कल्चर नहीं है तो और क्या है? Sir, by the way things are, it seems to be the Aam Aadmi Party seems to be rattled. Kejriwal seems to be rattled. He had पूरे मसाला उनके पास, पूरे स्टेट बीजेपी लीडर्स के खिलाफ सर मसाला था. But as you said, they have airdropped Kiran Bedi and he's stumped. He doesn't know what to do. That's the initial reactions. But more than the BJP, more than the Aam Aadmi Party, the BJP rank and file of state is rattled. They don't know how to accept Kiran Bedi. अब ये पैराशूटिंग जो था, शायद इनको भी ये सरप्राइज अटैक हुआ. इवन दे आर स्टम्प्ड मच मोर देन केजरीवाल. दे आल्सो डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. कोई टी पार्टी में नहीं गए, बहुत सारे एमपीज टी पार्टी में नहीं गए. एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ Kiran Bedi seems to be everything. The main thing is how will they control her as the chief minister candidate and a leader. And don't forget Shazia Ilmi. Because they are leaders unto themselves. They don't work under any fold. They don't work any under party fold. They don't know to maintain discipline under any. That's a history that they have got. And if they manage to remain under party fold, it will be a surprise.
It will be a surprise to all people who have been studying them very closely. तो ये चीज है, एक surprise है definitely. And Vinod Kumar Binny's joining the Bharatiya Janata Party should come as no surprise. In any event, he was biting at the bit. He wanted to join the BJP. wanted to join. In any event, he was just waiting for an opportunity to cross over. He was expelled from the Aam Aadmi Party, as a result of which he was able to save his seat. But rightfully speaking, perhaps the Aam Aadmi Party should not have expelled him. They should have said, you know, मतलब वो था निंदक को पास राखिए, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, शायद विनोद कुमार बिन्नी को अपने साथ ही रखना चाहिए था. लेकिन फिर भी मराठा साहब, आप बताएं, जिस तरीके से आज की तारीख में किरण बेदी जी अन्ना हजारे जी की मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वगैरह वगैरह वगैरह. अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी बनाई, उस वक्त किरण बेदी जी ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक तरीके से काम नहीं करूंगी, मैं हमेशा गैर राजनीतिक तरीके से ही काम करूंगी, ऐसा उन्होंने कहा. ऑफ कोर्स she has all the freedom in the world to change her mind, but still it shows a certain amount of inconsistency, number one, and it also shows a certain amount of ambition, which is also not bad at all. Why should she not be showing whatever ambition? Very clearly she did not want to work under Arvind Kejriwal. Definitely that is one conclusion that some people are drawing, that she was not willing to work under Arvind Kejriwal. She's free to make her own political choices. I don't think Aam Aadmi Party has any problem with her joining politics. It's her choice. The only issue here is that, you know, she has been someone who's criticized the BJP for years now. She has been talking about how BJP does not disclose the source of their funding. It has not come under the RTI. She has criticized Narendra Modi for his role in the Gujarat riots. My only issue is, I mean, as part of the Aam Aadmi Party, we only feel that someone who has been against the BJP for so long, how can she suddenly change her mind about it and join the BJP under Prime Minister Narendra Modi? Right, at the moment with us, we got Bhai Jagtap with us. Bhai Jagtap, नमस्कार. नमस्कार जी, नमस्कार. आरके भी बोल रहा हूँ, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ जी, लेमन न्यूज से, इनसाइड स्टोरी से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भाई जगताप जी. भाई जगताप जी, आपसे दो सवाल हैं. एक तो दिल्ली में जिस प्रकार किरण बेदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए, क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है? और दूसरा, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लेकर के आए हैं लोग, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, और साथ में लेबर लॉ में जो तथाकथित तौर पे सो कॉल्ड रिफॉर्म है, वो वास्तविकता में रिफॉर्म नहीं है, वो तो इट्स ए डिक्टेट. आप ये बताएं कि आखिरकार व्हाट डज इट स्पेल फॉर द कंट्री? क्योंकि जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लग तो ऐसा रहा है दैट देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस लेफ्ट as far as the country is concerned. Bhai Jagtap. Yeah, first of all, it is a big concern for the democracy of this country, let me tell you. Ji. The largest democracy on the earth today, and if the whole globe is, watching, looking at us as a, big democratic country. Right. And if you see last 7 months, to be more precise, yes, the way this government is trying to rule, Mr. Modi is trying to rule by the ordinance. There's not the question of only one or two ordinance. They have near about 8 to 9 ordinance. They have already, came in action. And this is something which is really a concern to the democracy of this country. Right. Okay. Now, coming back to this Kiran Bedi ji, I'm really surprised. I'm really surprised and shocked because shocked for the simple reason. See, every individual has its own, own ideas of maybe political ideas, whatever. But this particular lady, if you just observe her tweets before on the dais of Anna Hazare. Yes. And after that also, where I'm really surprised to understand, this is the same lady who used to not only criticize Narendra Modi, but she used to ask a question about the riots in Gujarat, and not only that, about his even functioning in Gujarat state, because that time he was the CM of Gujarat. Okay. Now all of a sudden she has taken U-turn. And mind you, this is not what Kiran Bedi is doing or what she is thinking politically. But as you rightly said, there is no face left for BJP in Delhi because they are
there is a lot of infighting within them. You know better, Mr. Goyal, Mr. Even Upadhyaya, Mr. The minister, health minister. I don't हर्षवर्धन जी, डॉक्टर Harshvardhan ji. So I don't know. मतलब कहने का मतलब ये हुआ भाई जगताप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर हर्षवर्धन हो, सुषमा स्वराज जी हो, सुषमा स्वराज जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, सुषमा स्वराज जी वर्मा रह चुके हैं, जी, सुषमा स्वराज जी रह चुकी आरती हैं। मेहरा हो जो मेयर थी एमसीडी की, और उसके अलावा जगदीश मुखी साहब जो उनके फेस थे अभी तक। ये कहा जा रहा था कि जगदीश मुखी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मेरा ये कहना है कि ये सारे 4, 5, 6 महानुभव जो हैं, क्या मतलब इनका भारतीय जनता पार्टी में अब कोई वर्चस्व ही नहीं बचा? कहने का मतलब ये हुआ। देखिए, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस ने अजय माकन जी को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि किरण बेदी का भारतीय जनता पार्टी में आने का मतलब क्या हुआ? क्या इसका यह मतलब हुआ जिस प्रकार आज की तारीख में स्मृति ईरानी जी इफेक्टिवली नंबर 2 हैं मोदी जी के कैबिनेट के, क्या अब किरण बेदी जी रूल करेंगी बाकी जितने मुख्यमंत्री हैं उनको, अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं? जी, सरप्राइजिंगली एक तो ऐसा है कि ये मोदी जी की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसका एक नमूना है जी। और उसके लिए कारण भी है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जस्ट फ्यू डेज बैक, आई थिंक 10-15 days back, when they had a big rally in Delhi, yes, which at the Ramlila ground, that's right, जी, रामलीला पे, जो कि बहुत बड़ा ये था, उनको झटका था। खाली कुर्सियां देखने की आदत नहीं ना इनको, जी। तो जिस ढंग से उन्होंने इनको भी क्रिटिसाइज किया केजरीवाल जी को, जिन शब्दों में जो शोभा नहीं देती किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, वो शोभा नहीं देती, वो किसी पार्टी के बारे में। ये मेरे लिए बड़ा अजीब है। आई एम सो ग्लैड यू मेंशन इट भाई, आई एम सो ग्लैड। एट द मोमेंट विद अस भाई जगताप जी, लेबर लीडर एंड कांग्रेस लीडर। Now this is something which I find very strange. You know, we had a lot of expectations from Mr. Narendra Modi. We thought that he would come, he would become the prime minister immediately. You know, business would start, the economy would look up. After all, the business of BJP is business. Let's be very clear. But in spite of that, nothing has happened so far. All over Mumbai, we see exactly the same number of construction sites where no work is going on. No work at all is going on. Even now, people are still waiting. People are still waiting for the right signal from all over the place so that, you know, work can start again. But for Mr. Modi to stoop to this level and say that जिसका जो काम है उसको वही देना चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी जी खुद चाय बेचा करते थे, आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री हैं। मतलब इतना अजीबो गरीब मसला है ये। आज आप बोल रहे हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी धरना अच्छा देते हैं तो उनको धरने का काम दो, और हम राज अच्छा करते हैं। अरे भाई, आप सेंटर में तो नहीं थे, 10 बरस से आप सेंटर में नहीं थे, आप ऑपोजिशन में थे। आप ऑपोजिशन पार्टी बड़े अच्छे, तो आपको ऑपोजिशन में ही रहना चाहिए भाई जगताप जी। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इसलिए मैंने तो बात बड़ी अजीब सी लगी, और एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल को करते हैं जी, तो इट विल बी टेकन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर। एंड सिंस यू मेंशन अबाउट what has changed so far in this 7 months? 8 months, sir, 8 months. We are getting to 8 months. On 24th, it will be 8 months. Today is already the 19th. 5 दिन के बाद 8 महीने हो जाएंगे। जी, absolutely right. Absolutely, you are right. So this is what I was asking the question to my colleagues and of course the BJP leadership also. I said कि what has changed? You people mentioned about जो अच्छे दिन आएंगे तो कहाँ। Sir, I'll tell you what has changed. I'll tell you what has changed. I would like you to comment on this. I'll tell you what has changed. क्या चेंज हुआ है? मैं नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें भाई जगताप जी। क्या चेंज हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सतीश चंद्र उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, ये पाया गया है कि वो रिलायंस के सप्लायर हैं जी। ठीक है सर, बिजली कंपनी के सप्लायर है, जिनके खिलाफ वो क्या करते हैं, हर रोज जुलूस निकालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और उन्हीं से पैसा कमाते हैं। दूसरा, आदरणीय प्रवीण दारेकर जी हम सबके मित्र हैं। प्रवीण दारेकर जी चेयरमैन मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने वाले थे। आदरणीय विनोद तावड़े जी ने, जो अभी मंत्री एचआरडी मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, उन्होंने ये कहा कि 412 करोड़ का गबन इन्होंने किया है जी। मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहित कंबोज जी, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस है, वो केस चल रहा है उनके खिलाफ। विजय कुमार गावित जी
जिनके खिलाफ भी केस चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज की उनके खिलाफ, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। बाबन राव पाचपुते जी, फॉरेस्ट लैंड की इलीगल एक्विजिशन के आरोप लगे उनके खिलाफ, और किसने आरोप लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का मतलब यह हो गया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लो तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो अपने आप हो जाएगा। भाई जगताप जी। ऐसा है कि राजीव जी, द लिस्ट इज एंडलेस। जो आपने नाम लिए जी। उसके अलावा अगर हम लिस्ट को जोड़ने की कोशिश करें तो लिस्ट एंडलेस है जी। और मैं उनकी मेन जो उनकी ये रही एक तरीका रहा पिछली बार जब से वाजपेयी जी थे, आपको सिर्फ याद दिला दूं एक मिनट में जी। उन्होंने तभी नारा दिया था मंदिर वहीं बनाएंगे, जी। तारीख नहीं बताएंगे, नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने नारा दिया भारत उदय, जी। अब आपने देखा किसका उदय हो गया। जी। उसके बाद उन्होंने नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे, वो भी अभी वो पता नहीं किसके अच्छे दिन आए। अभी उन्होंने नया नारा शुरू किया है, सबका साथ सबका विकास। जी। अब सबका साथ तो मांग रहे हैं पूरे देश में घूम के, और लोग भी कुछ हद तक उनके इस सारे तिकड़मबाजी में फंस रहे हैं। जी। लेकिन सबका विकास कहाँ है? विकास किसका? ऐसे We are लोगों still का waiting. जिनके लिए ये हमेशा बोला करते थे जी। और हमेशा अब ये किया करते थे, आज उन्हीं को साथ में लिए बगैर ये चल नहीं सकते। That's और right. सबसे बड़ी अपने देश के ये जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके सामने बहुत बड़ा आह्वान है और बहुत बड़ी चैलेंज है। राजीव जी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये अगर ऑर्डिनेंस से देश चलने लगा तो जी। मैं बता दूं, आपने खुद यू मस्ट हैव रेड हिटलर, यू मस्ट Right. हैव रेड those books. So if you see the way Mr. Narendra Modi has started his journey, जी। I'm really afraid. I'm really afraid to say And this. now, after 8 months, it is time to be afraid. It is time for Yes. everyone to be afraid. It is, And it is it time is. for everyone to wake up. I agree with you, भाई जगताप जी। भाई जगताप जी, बहुत Yes. बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के Thank लिए। you very so much. Thank you very much, Thank you. Rajiv. Thank you. Thank you. Thank you so much. मराठे साहब, आप बताएं। आप ये बताएं कि जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आप, as I asked you even last time, you are a young man. You must be having some dreams, some hopes, some aspirations. You are in the Aam Aadmi Party. But suppose you are not been in the Aam Aadmi Party. आप ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नारों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम से क्या आप खुश हैं? मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय जयराम रमेश जी ने नामों का जो विश्लेषण किया वो ये था, नो एक्शन मैसेज ओनली। नाउ, डू यू एग्री विद दैट? डू यू डिसएग्री विद दैट? प्लीज। No, of course I agree with what Mr. Ramesh has said, but let me point out just two things. One is that Mr. Modi came to power on the promise of certain issues, some of them which appeal to the youth specifically, Right. where women's security issue, women's empowerment issues, youth skill development, education issues, then there was corruption which really appealed to the youth. And on these three issues, there has been not even a single step has been taken by the new BJP government. विमेन सिक्योरिटी पर इतना बोलते थे, क्या उनके नारे लगते थे अब की बार मोदी सरकार वाले। आज तक एक स्टेप भी नहीं उन्होंने उठाया विमेन सिक्योरिटी के बारे में, एक स्टेप भी नहीं उठाया एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, एक स्टेप भी नहीं उठाया करप्शन कम करने के लिए। तो मतलब नारे तो बहुत खूब दिए, लेकिन पहले 8 महीनों में तो उसकी चेंज करने की शुरुआत तक की नहीं है। तो हम तो सब होप कर रहे हैं कि कुछ होगा फ्यूचर में, लेकिन अगर पहले 8 महीने में नहीं हुआ तो बाद में होगा, इसकी तो कोई Pradeep, what do you have to say expectation on that? At the moment, the Modi government has failed miserably. That's my opinion. And they have never had it so good. Let's be very clear. As far as this country is concerned, we have never had it so good. The economic conditions have never been as good as they have been right now. Pradeep. Sir, the Twitter of Chidambaram, the former finance minister itself, says कि हमारा दिसंबर का FDI is dipped 6%. 6% dip in the FDI of December. Now, if this is what we are talking about, then we are in for rude shock. बिकॉज उनका था कि एफडीआई में इतना इधर से ला रहा हूं, $300 बिलियन, यानी 2 लाख करोड़ के ऊपर इस देश में अलग अलग एफडीआई के माध्यम से लाने के जो उन्होंने चैलेंज किया था, एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट व्हाट वी आर सीइंग द रिजल्ट्स इज टोटली ऑपोजिट। If December FDI, as per Mr. Chidambaram, has dipped by 6%, that it shows that we as an economy are moving towards a chaos. Because right now, as you rightly mentioned, the global scenario is absolutely business friendly. It is perfect for India. Perfectly friendly. And in that particular time, if our FDIs are dipping the way it is dipping now in December,
then we are in for a rude shock. The $300 We are billion really in for a rude shock. I'll tell you what, because even though $500 जिस प्रकार से FDI के बात कर रहे हैं, we are nowhere there. We are nowhere absolutely, absolutely. Pradeep, right, we got to take a break. We got to take a very, very short break. Mr. Marathe, thank you very much for coming. Thank you. Great pleasure as always talking to you, and I hopefully the youth of this country will actually wake up to the fact that their future lies in their own hands. Now, you can interpret it either way, whichever way you want. When we come back, we will talk about one more person of the Bharatiya Janata Party, namely our dear friend Mr. Mangal Prabhat Lodha, and we'll talk about the Lodha group. We have sent them emails after emails after emails. Very unfortunately, we haven't received a reply as yet. Pradeep, have we received a reply as yet? No, not yet. We have not received a reply as yet. So, but we are going ahead with the story anyway. There are some cases involved. We hope that the Lodha group would be kind enough to reply. We'll talk about that when we come back after a very short break. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया। बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए। आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में? हम करेंगे इनका पर्दाफाश। कॉर्पोरेट लोन माफिया देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर। Right, welcome back. You watching me, Rajiv K. Bajaj, on the Inside Story on Lemon News. जी हाँ, आप मुझको देख रहे हैं. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी, चैनल का नाम है लेमन न्यूज़, और जैसा कि आप जानते हैं इनसाइड स्टोरी का मतलब है सच के पीछे जो अंदर की कहानी है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई एंड गेट यू द ट्रूथ बिहाइंड द रियल स्टोरी और द रियल स्टोरी बिहाइंड द ट्रूथ और वॉट एवर इज परसीव्ड एज द ट्रूथ. आज की तारीख में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, बार बार हम लोग इसके भारतीय जनता पार्टी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पावर में है.
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 282 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हैं, नरेंद्र मोदी केंद्र में हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान शुरू किया, जिसने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया, नरेंद्र मोदी जो ये कहते हुए नहीं थकते कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, वो नरेंद्र मोदी, क्या उनको दिख नहीं रहा कि उनकी आड़ में, उनके अम्ब्रेला में, उनकी छत्र छाया में वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? अभी तक जो हम लोगों ने आपको फहरिस्त दिखाई, सतीश चंद्र उपाध्याय हो गए, प्रवीण दारेकर जी हो गए, आदरणीय मोहित कंबोज जी हो गए, विजय कुमार गावित हो गए, बाबन राव पाचपुते जी हो गए, इन सब लोगों के बारे में हम लोगों ने आपको दिखाया। लेकिन आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और ये सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं लोढ़ा ग्रुप से। मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ कहीं 1600 करोड़ की डिमांड है इनकम टैक्स द्वारा, कहीं 1176 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, कहीं पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है, कहीं पे फेमा की वायलेशन है, कहीं पे कुछ और वायलेशन है। और इसी के बारे में बात करने के लिए ऑफ कोर्स प्रदीप तांबिया रिमेन्स विद अस। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद उस्मान सुमरा जी एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए हमारे शो में। प्रदीप जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जहाँ तक लोढ़ा ग्रुप का प्रश्न है, the Lodha group has grown by leaps and bounds. मतलब इतना मर्क्यूरियल राइज, मिटियोरिक राइज किसी और ग्रुप का शायद देखने को नहीं मिला है। प्रदीप सर, जो इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 800 करोड़ या 8000 एकड़ पल्लावा में जो कंस्ट्रक्शन उनके चल रहा कासा रियो, और वहाँ के लोग जिस प्रकार से शिकायत किए, दे आर 150 odd buildings and they've grown huge. If you have an entire city named Pallava being built out there with all type of infrastructural facilities, आप देखोगे 4 लेन 5 लेन वाली रोड्स वहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। दिस इज द न्यू मुंबई डोंबिवली एरिया एयरपोर्ट के पास। तो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बट जो लोगों की समस्या है, करीबन 150 बिल्डिंग के आसपास जो उनके कस्टमर सर्विस से इंफॉर्मेशन मिला था, अराउंड 150 बिल्डिंग्स, आउट ऑफ दैट लेस देन 50 हैज बीन given. And when were they supposed to deliver these 2-3 साल हो गए सर, 2 years or 3 years, they are behind schedule by 2 to 3 years. In fact, we tried to verify. हमने मेल भेजे मंगल प्रभात लोढ़ा जी को, अभिषेक लोढ़ा जी को, अभिनंदन लोढ़ा जी को, उनकी जो PR कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस देखते हैं, मिसेस मल्होत्रा एंड विवेक शर्मा. We have continuously given mail to them, but they have still yet to reply. I hope they reply. I hope they reply as soon as possible, and we can assure them. And we can assure them, as far as we are concerned over here at Lemon News and Inside Story, we try as far as possible never to do a one-sided story. We would like your version. आप अपना वर्षन दीजिए कि वास्तविकता क्या है, ये असल में सच्चाई क्या है। उस्मान जी, आप बताएं। जहाँ तक लोढ़ा जी का प्रश्न है, जिस प्रकार लोढ़ा जी के खिलाफ आज की तारीख में केस दर केस, मतलब ये तो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोई शख्स भारतीय जनता पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता हो और उसके खिलाफ ये सारे केसेस हों। बताएं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में, ये राजनीतिक इतिहास में पहला मामला है कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ 1650 करोड़ की इनकम टैक्स की डिमांड है जी। और ये मामला बेहद संगीन है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो रेट के बाद जो भी इसमें असेसमेंट हुआ, इंक्वायरी हुई, उसमें ये जो फाइंडिंग आए, उसमें ये साफ तौर पे ये निकला है कि बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन मॉरिशस में हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर, और वहाँ उनकी 3-4 कंपनियां हैं मॉरिशस में। यानी ये सारा पैसा रूट हुआ है मॉरिशस। अभी एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं कि विदेश से काला धन हम वापस लाएंगे, और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के ऐसे नेता जो 4-4 बार चुन के आते, 4-5 बार चुन के आते हैं, और इतने पुराने जनप्रतिनिधि वो पैसे बाहर भेजने के आरोप उस पे लगे, उस पे यानी कहने का मतलब, लेकिन इसमें इलीगैलिटी क्या हुई? उस्मान जी जरा ध्यान से समझाएं। मैं बने साहब के पास भी आता हूं। बने साहब जो इस वक्त हमारे साथ हैं, अरविंद बने जी, वो पहले लोढ़ा जी के साथ काम किया करते थे। मैं जरूर उनके पास आ रहा हूं, लेकिन इसमें गैर कानूनी बात क्या हुई? क्या जो बाहर पैसा गया उसके ऊपर हिंदुस्तान में टैक्स नहीं दिया गया? क्या टैक्स की चोरी का मामला है, फेमा का मामला है, कौन सा मामला है? मैं बताता हूँ। जनवरी 2011 में उनकी कंपनियों पे रेड हुई, यानी 42 कंपनीज थी, उसमें सर्च हुआ,
और उसमें काफ़ी सारे करोड़ों की रुपया केस पकड़ी गई थी। जी। तो उनको बताया कि आप एक्सप्लेन करो इतना आपने केस में अमाउंट क्यों लिया। तो उन्होंने कहा कि पार्किंग हमने बेचे थे, लेकिन बाद में वास्तविकता ये पता चला कि बड़े पैमाने पर दूसरी कंपनियों, अलग अलग कंपनियों के नाम पे चेक लिए और ये सारे चेक डिस्काउंटिंग किए गए, यानी उनके खुद के ओरिजिनल जेन्युइन अकाउंट्स नहीं थे। और बाकी उन्होंने जो 4 कंपनियां खोली है मॉरिशस में, वो कंपनियों को अपने जो अंडर प्रोजेक्ट थे, अंडर कंस्ट्रक्शन, वो सस्ते दामों में बेच दिया और बाद में वही कंपनियों ने बहुत ऊंचे दाम में वो एक्चुअल कस्टमर को बेचा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने फ्लैट्स बनाए वो एक बाहर की विदेशी कंपनी को बेच दिए, वो वास्तविकता में कंपनी उन्हीं की थी, बट रजिस्टर्ड इन मॉरिशस। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बेचा गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 या 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट के ऊपर बेचा गया है, वो मॉरिशस बेस्ड कंपनी ने उसी को 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचा है। यानी जो 80,000 रुपए का जो डिफरेंस आता है उस पे ना टैक्स दिया गया, ना कोई और ड्यूटी दी गई। कहने का मतलब ये हुआ। तो यानी टैक्स की चोरी का मामला है, फेमा का मामला है, और अन्य जो इरेगुलरिटीज का मामला है। बने साहब, आप बताएं, आप लोढ़ा जी के साथ काम किया करते थे, आखिरकार आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी अपना पक्ष सामने रखेंगे, उन्होंने अपना पक्ष इनकम टैक्स के सामने भी रखा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने भी रखा है, हर जगह पर रखा है, और वो भी हम आगे चल करके आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि अब तक लोढ़ा जी की तरफ से कोई मेल नहीं आया है, लोढ़ा जी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसके बावजूद कि हम लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 5 मरतबा उनसे पूछा कि आप जल्द से जल्द अपना जवाब दे दें, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। बने साहब, आप बताएं कि वास्तविकता क्या है, आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ गई लोढ़ा जी को ये सब करने की, अगर ये असल में सच है तो बताएं। पिछले 10 साल मैं उनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में जो उनका एटीट्यूड था काम करने का, जी, पार्टी के जो उम्मीदवार थे लोकसभा के, जी, उनके खिलाफ भी उन्होंने विरोध में काम किया, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मिलिंद देवरा और मुरली देवरा जी, उनको जिताने के लिए हर टाइम मदद किया उन्होंने जी। उसके बाद जब भी वोटिंग आता था तो हमको बोला जाता था कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करो। जैसे उनका एटीट्यूड चेंज होने लगा, जैसा उन्होंने उनके बिजनेस में भी उनके चेंजेस आ गए, जैसे चेंजेस आ गए जब ये मोदी जी का जब भी प्राइम मिनिस्टर के लिए जी कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जब भी मुझे लगा कि ये सब जो बातें मेरे पास पेपर वर्क जो जमा है, जैसे कि उनके पास क्रिमिनल केसेस भी है, क्रिमिनल रीट पिटिशन भी उनके खिलाफ फाइल है, क्रिमिनल पीआईएल भी उनके खिलाफ फाइल है, मैंने सब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे स्कैन करके मोदी साहब, अमित शाह साहब, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को मैंने भेजे गए। ये कब भेजे थे आपने? इलेक्शन में जब भी महाराष्ट्र का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, जब भी मुझे लगा कि ऐसे उम्मीदवार 4 बार चुन के आने के बाद 5वीं बार इनको मौका नहीं मिलना चाहिए, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास ये पूरे डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी मैंने ईमेल कर दिए। उसमें अडवाणी जी से लेके पूरी बोर्ड, अमित शाह साहब और मोदी साहब की इनको टिकट नहीं मिलने के लिए मैंने सब कोशिश की, क्योंकि मोदी साहब के पास हमको उम्मीद थी कि स्वच्छ कारोबार करने के लिए और काला धन जो देश के बाहर है वो देश में लाने के लिए वो प्रयास करेंगे और ऐसे आदमी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन मेरा ये प्रयत्न असफल रहा। बाद में ये भी आप क्या बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, क्या वहां से आपको कोई जवाब आया? क्या किसी ने आपको कोई जवाब दिया? एक भी ईमेल का मुझे जवाब नहीं आया। एक भी ईमेल का जवाब नहीं आया। और जो तथ्य आपके सामने अभी जो पड़े हैं, जो हम लोगों ने देखे हैं, क्या ये सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे केसेस, भले वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस हो, भले वो इनकम टैक्स का केस हो, भले वो असेसमेंट का केस हो, भले वो क्रिमिनल पीआईएल हो, भले वो क्रिमिनल रिट पिटीशन हो, भले वो अलग अलग क्रिमिनल केसेस हो अलग अलग पुलिस स्टेशन में, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपने नरेंद्र मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास भेजे? सब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके मैंने नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब के पास ईमेल के ऊपर भेजे, और उनसे रिसीव हुए? क्या आपने रिसीव भी हुए, लेकिन वहां से मुझे कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया उनके पास से, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। एसआईडी के पास भी मैंने ये डॉक्यूमेंट भेजे जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क टीम के पास जी, उसका भी मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं है जी। अभी इसका क्या मतलब हो सकता है? बने साहब, आप पॉलिटिक्स में काफी देर से यही लगता है आप भारतीय जनता पार्टी में थे आज की तारीख में, क्योंकि आप लोढ़ा जी के साथ थे और लोढ़ा जी को छोड़ करके अब आप शिवसेना में आ गए। आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि आपको कोई जवाब नहीं मिला? वैसे मैं अभी एक बात क्लियर करता हूँ कि अभी तक मैं शिवसेना में नहीं आया हूँ। चलिए, जाने वाले हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो है डॉक्यूमेंट का इन्वेस्टिगेशन
होना चाहिए जी। और जो एमएलए नहीं बनने के लिए मैंने कोशिश इसलिए किया, एमएलए पद का प्रेशर लाके ये जो डॉक्यूमेंट दबा के और जो अपना जो कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर वो प्रेशर लाते हैं। बने साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस्मान जी मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, प्रदीप जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आदरणीय सम्माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता होने का, एक पद पे रहने का, एक विधायक होने का, इस पद का क्या उन्होंने गैर इस्तेमाल किया है? क्या इसकी पर्सनल नॉलेज आपको है बने साहब? ये उन्होंने पूरा ताकत लगाया है। ऐसा अपना इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी इनके ऊपर केस रजिस्टर किया है। उनकी पूरी टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर करने के लिए कई दिन तक वहाँ पे जाती थी। मैंने मेरे आदमी लोग रखे थे, लेकिन वहाँ पे can you show this file to the ये camera, जो please? मेरे पास जो Can पूरे you just pick up that डॉक्यूमेंट file है, and ये just मैंने show it? हाई कोर्ट में Just जा- pick it up. Can we have this huge file? Can we show this, please? Can we show this, please? इसमें सब- Can we have Pradeep on full frame, please? Can you show the extent of that file, that thick file you've got? Can you show it, please? There it is. This is a huge file on Mr. Mangal Prabhat Lodha and his 42 companies. जी, बने साहब आप कुछ बोल रहे थे, जी बताएं। 1000 पेजेस के आसपास जी 1000 पेजेस के आसपास हैं एंड these are investigations with regard to the Lodha group of companies, जिसके ऊपर हम लोगों ने ना जाने कितनी मरतबा फ़ोन पे बात करी और 5 मरतबा हम लोगों ने मेल भेजा है और ये प्रॉमिस भी किया गया था कि वो जल्द से जल्द दे विल रिप्लाई टू अस। दे हैव नॉट रिप्लाइड। उस्मान जी आप बताएं अब इस केस में आगे क्या होने वाला है? देखिए, जैसे बन्ने जी ने बताया कि ये एक राजनीतिक पनाह ले रहे हैं और अगर बन्ने जी ने इतनी बार वो सारे कम्युनिकेशन किया, सारे डॉक्यूमेंट भेजा और फिर भी अगर पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस मामले को दबा रहे हैं और पनाह दे रहे हैं। इस स्थिति में एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती। जो केसेस जहां है वो केसेस वहां पड़े रहेंगे। अभी जैसे फाइल में कुछ पेपर्स हमने भी देखे हैं, अभी इनकम टैक्स का केस है 2011 का है, 2011 के बाद आज 2015 आ गया, 4 साल में कोई उसमें प्रगति नहीं हुई। इसी तरह और वो केस असेसमेंट जो है, असेसमेंट रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है, एक जगह पे साफ तौर से लिखा है कि 1176 करोड़ तो इनको देना ही है। बिल्कुल उसमें 1176 करोड़। दिस इज व्हाट द असेसमेंट ऑफिसर इज रिटन, दैट इज द असेसमेंट रिपोर्ट। चलिए उसको चैलेंज जरूर किया होगा, बट my point is has the case been compromised? Has the tribunal compromised the case? Has the tribunal given an order? कहीं ना कहीं बने साहब आप बताएं, क्या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है? नहीं दिया ऑर्डर। ये 1600 करोड़ का जो केस था अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। पिछले 6 साल से अभी भी केस चल रहा है। प्रदीप जी आप बताएं, पिछले 5 साल से वही केस चल रहा है और आज की तारीख में जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है दिल्ली में, मैं ये जानना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से जो बने साहब कह रहे थे वही चीज सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, सारे हमारे जो दर्शक हैं वही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि नरेंद्र मोदी जी से सबको बहुत उम्मीद है। आज भी नरेंद्र मोदी जी में सबका कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी जी वास्तविकता में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, ये सब चीजें करके दिखाएंगे और जरूर कर रहे होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की आड़ में उन्हीं के लोग अलग अलग स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। प्रदीप सर, आप देखोगे कि वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि हमने नरेंद्र मोदी जी से कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया। एनएससीएल स्कैम में पूरे 13,000 इन्वेस्टर्स मोदी जी के पास गए, अलग अलग सीएम के पास, महाराष्ट्र सीएम के पास गए, वहां से फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए, फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए, सिर्फ उनको रिस्पांस मिला एमओएस फाइनेंस, डेड वॉल, डेड वॉल, सिर्फ एमओएस फाइनेंस से रिस्पांस मिला और कहीं से नहीं मिला, और कहीं से नहीं मिला। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्कैम सामने आया, अलग अलग रिएक्शन सामने आया, बट नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस, पीएमओ ऑफिस से कोई भी कार्रवाई, कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ the more things change the more they remain the same। यानी प्रशासकीय अधिकारी बिल्कुल वही के वही हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आज तक चल रही है, सिर्फ मुखौटा बदला है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह पे नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, वैसे बाकी इट इज बिजनेस एज यूजुअल। बने साहब आप बताएं, जब आपको कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में क्या, मैं तो छोटा आदमी हूँ, इसलिए मैंने एक ही मांग है मीडिया के पास जाने की। मीडिया के पास मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके माध्यम से ये मैंने जो पेपर दिए हैं, ये अगर पेपर सही है, ये पेपर में अगर दम है, तो ये ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी साहब के जैसे प्राइम मिनिस्टर जो स्वच्छ भारत देश बनाना चाहते हैं, उनके प्रशासन में ऐसा कोई भ्रष्टाचारी आदमी नहीं रहना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी प्रेशर के सिवा पूरी जांच होकर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को न्याय मिलना चाहिए।
और मंगल प्रभात लोढ़ा जी का जहां तक प्रश्न है, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं मंगल प्रभात लोढ़ा जी से कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी के खिलाफ किसी का कोई व्यक्तिगत या ना तो बैर है, ना कोई व्यक्तिगत चीज़ उनके खिलाफ करना चाहता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पेपर सारे हमारे पास आए हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी हम लोगों ने चेक की है। इनकम टैक्स में वास्तविकता में केस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में वास्तविकता में केस है, मुमरा पुलिस स्टेशन में और अलग अलग पुलिस स्टेशन में वास्तविकता में केसेस हैं। हम चाहेंगे कि वो अपना स्पष्टीकरण जल्द से जल्द हमको भेज दें। उस्मान जी, आप ये बताएं, ये जो पुलिस स्टेशन में जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वो क्या है? पुलिस स्टेशन, अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग केस है। एक थाने का जो पनवेल पुलिस स्टेशन में केस था, उसमें बहुत बड़ी लैंड थी, वो जो लैंड के ओनर है वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बावजूद उसके मर जाने के बाद उसके केस पेपर ट्रांसफर हुए हैं। उनके मरने के बाद, उसके मरने के मरणोपरांत उनके केसेस ट्रांसफर हुए हैं। क्या उनके हस्ताक्षर के तहत किसके तहत, मतलब ये जरा नहीं, वो उसके हस्ताक्षर उसमें पाए गए हैं और ये हस्ताक्षर डुप्लीकेट किए गए हैं। किसी ने भी वो जो हस्ताक्षर फोर्ज सिग्नेचर है, ये पूरी फोर्जरी का मामला है। और उसमें कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ लोगों को पकड़ा है, इवन गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ा है, लेकिन बिल्डर को नहीं पकड़ा। ये सबसे बड़ी वो बात है कि कितना प्रेशर है कि गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पकड़ती है। एंटी करप्शन ने ये पाया कि इसमें फोर्जरी की है, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसमें गवर्नमेंट ऑफिसरों ने कोताही बरती है, रजिस्ट्रार ने वगैरह, उसको पकड़ा है। लेकिन लोढ़ा बिल्डर के कंपनी के मतलब क्या कहने का मतलब ये हुआ द फाइनल बेनिफिशियरी, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। बिल्कुल प्रदीप जी। No, if you see generally, because हम लोग कैसा रियो की जो बात की है, we are talking about huge acre, करीबन 8,000 एकड़ जमीन taken, and he's going to develop the entire place, a Pallava city that they call it. And if you see the general reaction in the state and in the country, there has been general slowdown where real estate is concerned. But the point is you have to be open about it. अगर आप शिकायत है तो आपको शिकायत का जवाब देना पड़ेगा। आपको आपके जो परचेसेस है, जो आपके फ्लैट्स खरीदे, उनको सही जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज एक केस है जहाँ 2 साल पहले उनको पोजीशन देना था, अक्टूबर 2011 का 2012 हो गया, अक्टूबर 2014 हुआ, अक्टूबर 2014 का एकदम 1 साल का जंप लेके कहा कि यू गेट फिट आउट पोजीशन इन अक्टूबर 2015. Now, so are the buyers being compensated for that? No, delay? they're not being compensated. Is Mr. Luda paying interest to the buyers? They're not paying. On all the money that they have collected? इनका वही कहा कि उनका अगर पेमेंट लेट हुआ तो उसमें लेट फीस लगता है, मगर इनका डिले है उसमें कुछ लगता नहीं है। यानी तकरीबन 100 बिल्डिंग्स, आपके मुताबिक तकरीबन 100 बिल्डिंग्स। That is the estimate given to us. We tried to verify from कस्टमर सर्विस ने उसको वेरीफाई किया। जो कस्टमर सर्विस है लोढ़ा के, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे 150 बिल्डिंग देना था, उसमें लेस देन 50 हमारा तैयार है। बट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर वी डोंट नो। नो, वी वांट, वी हैव बीन आस्किंग देम। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के मिसेस मल्होत्रा है, मिस्टर शर्मा है, उन्होंने कहा कि आज शाम तक आपको पूरी डिटेल्स हम भेजेंगे। बोले कि उतना 100 बिल्डिंग्स के ऊपर पूरा नहीं, थोड़ा आपका फिगर थोड़ा, बट ये फिगर हमने कस्टमर सर्विस से लिया था, लोढ़ा के कस्टमर सर्विस से, एंड वेरीफाइड बाय वेरियस परचेसर्स ऑफ लोढ़ा। बट वी स्टिल हैव टू गेट, बिकॉज दे हैव टू कम क्लीन। अभी कुछ डिले है, जैसे बोमन ईरानी के जो रुस्तम जी है, बोमन ईरानी के अलग अलग है, जो विरार में देयर इज डिले देयर आल्सो, देयर आर डिलेज इन वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स। बट आई टेल यू व्हाट, but then you have to be clear about it. But this raises the wider question. ये यहाँ पे एक बड़ी अजीब, मतलब मैं कुछ और सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने एक पर्दाफाश किया कि सतीश चंद्र उपाध्याय जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, जो बार बार ये कहते रहते हैं कि रिलायंस की जो बिजली आपको मिल रही है BSES की, उसको हम सस्ता करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और ये पाया गया कि मीटर इंस्टॉल करने में, रिपेयर करने में वगैरह वगैरह उन्हीं की कंपनी इन्वॉल्व हैं, यानी वो व्यवसाय कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की तारीख में क्या एक व्यावसायिक समूह बन गया है? हर जगह पे जहां पर आप देखें, बीजेपी की आड़ में कोई ना कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ना कोई अपना सब कुछ कर रहा है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी लोढ़ा ग्रुप के हैं। अब मेरा ये कहना है, डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी a very clear cut line between business and public life? How can business and public life be mixed? Mr. Mangal Prabhat Lodha is an MLA. The Lodha Group is one of the largest builders in the country. Now, naturally, even if you don't like it, even if you don't want it, आप ना चाहते हुए भी आपका जो राजनीतिक प्रभाव है, आपके व्यवसाय में आपको काम आने ही वाला है। खास करके जो इनकम टैक्स के जो फाइंडिंग्स है, उसमें ये पाया गया कि इसमें कैश में ट्रांजैक्शन बहुत हुआ है, और वो सारा कैश
वो सारा रूट हुआ है कैश में मतलब नकद में हाँ जी। तो वो मॉरिशस अभी देखो ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि जब मॉरिशस आप पैसा भेजते हैं तो हवाला का सहारा लेना पड़ता है, और जब हवाला जो ऑपरेटर्स है वो हवाला ऑपरेटर की जो कार्टेल है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी या इस तरह के लोगों से भी जुड़ी हुई है। यानी उनका मजहब एक ही है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो आर्म डीलिंग हो, आतंकवादी हो, या बिजनेसमैन हो, डायमंड ट्रेडर हो, बिल्डर हो, या कोई भी हो, तो उसका इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बाधा पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा यानी ईडी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। यानी निष्पक्ष रूप से ये जांच नहीं हो पाएगी। ये प्रेशर में कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी जांच है निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, राजनीतिक प्रभाव में ना हो और जल्द से जल्द हो, और जल्द से जल्द इसका नतीजा सामने आना चाहिए, जो कि बने साहब ने कहा। मने साहब, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जहां तक इस इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, स्टैंड स्टिल पर है, आगे नहीं बढ़ी है, आपके मुताबिक राजनीतिक प्रभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ी है, नंबर एक। नंबर दो, पूरी बात सुन लें, आज तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में आगे नहीं बढ़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आगे कैसे बढ़ेगी? मने साहब, एक उदाहरण के तौर पे एक मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे थाना का जो केस है मारजोड़ा का जी, उसमें 4 जन आरोपी, उसमें मंगल प्रभात लोढ़ा का भी नाम है जी, जो मरे हुए आदमी का साइन करके जो पेपर रजिस्टर हुए उसमें जी।